जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूल नंबर 31 से, ठीक है। क्योंकि इससे पहले मैंने एयरफोर्स इंग्लिश के जो टॉप 50 गोल्डन रूल्स की जो मेरी सीरीज़ है वो ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोस अपलोडेड कर दी है और ये आज मेरी लास्ट वीडियो होने वाली है रूल्स पर। इसके बाद मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने आपकी पूरी ग्रामर कंप्लीट करवा दी है जो कि रूल्स से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी तो अगर आप डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ना है तो फिर जैसे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हो गया या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये मैं अलग से भी वीडियोज़ लाऊंगी। इससे पहले मैंने स्पेसिफिक वीडियो प्रोनाउंस की भी अपलोडेड की हुई है, तो वो सारी चीज़ें। बट ये जो टॉप 50 गोल्डन रूल्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर में आपसे कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये अगर नहीं किया आपने तो जाके पहले पिछली वीडियोस देखो फिर आना इस वीडियो पर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 31 क्या कहता है? अनलेस एंड अनटिल, अनलेस वर्सेस अनटिल। Unless is condition oriented, until is time oriented, both are negative. Do not add not inside their clause. मतलब क्या होता है? unless जो होता है वो conditions पर आता है, जो until होता है वो हमेशा जब time हमें दिखाना होता है तब आता है। एंड ये दोनों नेगेटिव होते हैं, इनके साथ हम कभी भी not का यूज़ नहीं करते, बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है कि डबल नॉट कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेट हियर अनलेस आई रिटर्न। वेट हियर, वेट का क्या मतलब हो गया? टाइम हो गया। टाइम क्या डिनोट करता है? हमारा अनटिल डिनोट करता है ना टाइम को। तो वेट हियर अनटिल आई रिटर्न, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम रूल नंबर 32 की, वो है कंजंक्शन पेयर बिटवीन और एंड का। यानी जो कंजंक्शन पेयर मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी सारे करवा दिए, बट ये है बिटवीन एंड एंड का, ठीक है। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डू नॉट यूज टू आफ्टर बिटवीन व्हेन कनेक्टिंग टू पेयर्स और यूनिट। मतलब कि हमें बिटवीन के साथ हमेशा एंड का यूज़ करना होता है, ठीक है। ये दो पेयर बनते हैं, इनके साथ हम टू का यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल देखो, द रिपोर्टिंग टाइम इज बिटवीन 9 AM to 11 AM। ये हमें सही तो लग रहा है, बिटवीन एंड दो टाइम्स के बीच में हम हमेशा टू का यूज़ करते हैं, बट ये गलत है। अगर बिटवीन आ रहा है तो इसके साथ हमेशा हमें एंड का यूज़ करना पड़ेगा, बिटवीन एंड, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेपोजिशन की। रूल नंबर 33, नो प्रेपोजिशन आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब्स लाइक डिस्कस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कंप्राइज। इन सब के बाद कोई भी जो प्रेपोजिशन है वो कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता। दीज वर्ब्स डायरेक्टली टेक एन ऑब्जेक्टिव इन एक्टिव वॉइस, राइट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कमांडर डिस्कस्ड अबाउट द बैटल प्लान। द कमांडर डिस्कस द बैटल प्लान। यहाँ से अबाउट हट जाएगा, क्योंकि ये जो मैंने वर्ड्स आप लोगों को बताया इसके बाद कभी भी कोई भी, यानी ये ऑर्डर, डिस्कस, रिक्वेस्ट, कंप्राइज, इन सब के बाद हमेशा अबाउट का यूज़ होता है, ठीक है। जहाँ तक मैंने क्वेश्चन में देखा इन सब के बाद हमेशा हमें ना एग्जाम में ना अबाउट का यूज़ करता हुआ दिखेगा, ठीक है। और वो वही अबाउट हमें काटना होता है, वो गलत होता है, ठीक है। इसके बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं यूज़ होता। नेक्स्ट है 34, कंप्राइज वर्सेस कंसिस्ट ऑफ। एग्ज़ाम में क्या होता है कि हमारे जो एग्ज़ाम है ना उसमें ना हमें कंप्राइज ऑफ दिया होता है, जबकि ये दोनों ना सेम होते हैं। लाइक जो क्या कह रहा है? कंप्राइज मीन्स कंसिस्ट ऑफ, यानी जो कंप्राइज होता है ना, कंप्राइज बराबर होता है कंसिस्ट ऑफ के, ठीक है। आप कंप्राइज के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगा सकते हो, ठीक है। डू नॉट राइट कंप्राइज ऑफ इन एक्टिव वॉइस। क्वेश्चन क्या कह रहा है? The squadron comprises of 12 fighter aircraft. The squadron comprises 12 aircraft, fighter aircraft, right? इसमें क्या कह रहा है? The squadron consists of 12। मतलब ये है कि आप कभी भी कंप्राइज ऑफ का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बराबर होता है कंसिस्ट ऑफ के। चाहे आप कंप्राइज का यूज़ कर दो और चाहे आप कंसिस्ट ऑफ का यूज़ कर दो, दोनों बराबर ही होंगे। एंटर एंड एंटर टू। डू नॉट यूज इन टू वैन फिजिकली एंटरिंग अ प्लेस। यानी हम इन टू का यूज़ नहीं करते, कहते हैं मतलब किसी भी अगर हम रूम के अंदर एंटर करते हैं तो कहते हैं कि शी इज़ इन टू द रूम, नहीं, वो एंटर हो जाता है, ठीक है। यूज इन टू ओनली व्हेन ट्रीटिंग अलायंस, एग्रीमेंट्स और डिसीजंस, ठीक है। ही एंटर्ड इन टू द कॉकपिट, ही एंटर्ड द कॉकपिट, यहाँ पे इन टू का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। एंड अगर अलायंस की बात करें तो इंडिया एंड फ्रांस एंटर्ड इनटू अ न्यू डिफेंस एग्रीमेंट, क्योंकि यहाँ पे अलायंस की बात की है, इंडिया एंड फ्रांसिस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डाई ऑफ, डाई फ्रॉम। डाई ऑफ डिसीज, हंगर,
एंड थ्रस्ट, डाई ऑफ फ्रॉम, मतलब डाई ऑफ हटा दो यहाँ पे, डाई फ्रॉम एंड ओवरवर्क फॉर एक्सटर्नल कॉजेज। मतलब डाई ऑफ का यूज़ हम तब करेंगे जब कोई भी इंसान डिसीज या किसी हंगर या फिर थ्रस्टी वगैरह की वजह से मरा हो, तो वहाँ पे हम डाई ऑफ का यूज़ करते हैं। बट अगर डाई फ्रॉम है, इसका मतलब ओवरवर्क हो जाता है, यानी ओवरलोड की वजह से। द सोल्जर्स डाई फ्रॉम मलेरिया, नहीं, डाई ऑफ मलेरिया, क्योंकि मलेरिया क्या है, ये डिसीज हो गया ना, तो इस वजह से। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन विथ मैरी। एक्टिव वॉइस में कोई भी मैरी के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं होती, बट अगर वही चीज़ें पैसिव वॉइस में दी हुई है तो यहाँ पे टू का यूज़ किया जाता है, मैरी टू, राइट। इनकरेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगी कि राम मैरिड विथ सीता, गलत है, एक्टिव वॉइस में है ना, राम मैरिड सीता, एक्टिव वॉइस में कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है। और वही पैसिव वॉइस अगर राम वॉज मैरिड टू और सीता वॉज मैरिड टू राम, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 38, बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स। बिसाइड, बाय द साइड ऑफ, बिसाइड्स इन एडिशन टू, यानी बिसाइड मतलब होता है कि मेरे बगल में बैठी, इन एडिशन टू मतलब अलग से हो जाता है, ठीक है। सिट बिसाइड्स मी, नहीं, सिट बिसाइड मी। बिसाइड्स मतलब होता है ही नोज, बिसाइड्स की अगर हिंदी वर्ड करें, ही नोज इन इंग्लिश लाइक दैट। मतलब बस इतना याद रखो, बिसाइड मतलब हो जाएगा बाय द साइड ऑफ, मतलब बिल्कुल बगल में, और बिसाइड्स मतलब हो जाता है अलग से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ब, टेंस एंड कंडीशनल सेंटेंसेस की। पास्ट टाइम मार्कर्स डिमांड्स सिंपल पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छा देखो, इसमें क्या कह रहा है, कोई भी अगर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, अगर इन वर्ड्स अगर आपके एग्जाम में जो सेंटेंस है उसमें आ गए ना, तो ये हमेशा पास्ट हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट। फ्रेज लाइक यस्टरडे, एगो, लास्ट ईयर, इन 1947 कैन टेक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब क्या कह रहा है, अगर किसी भी वर्ड्स में, किसी भी सेंटेंस में यस्टरडे, एगो, लास्ट ईयर, इन 1947, ये कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होते। जैसे हम ये कहते हैं ना, हो चुका है 1947 में हम आज़ाद हुए, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, नहीं, पास्ट का होगा, क्योंकि 1947 हमारा पास्ट हो गया, येस्टरडे हमारा पास्ट हो गया, ठीक है। वी हैव वॉन द मैच येस्टरडे, वी वॉन द मैच, हम वर्ब का यूज़ नहीं करें क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, राइट। ये है इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इसके साथ सब्जेक्ट के साथ हमेशा ये भी पास्ट इंडेफिनिट ही यूज़ करता है। दिस स्ट्रक्चर इंडिकेट एन एक्शन दैट इज ऑलरेडी डिलेड, यानी ऑलरेडी जो डिले हो चुका, रिक्वायरिंग अ पास्ट सब्जेक्टिव फॉर्म। हिज इट इज़ हाई टाइम वी स्टार्टेड स्टडिंग, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया जब से हमने स्टार्ट की थी अपनी स्टडी। इट इज़ हाई टाइम वी स्टार्टेड स्टडिंग, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका, पास्ट है ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो स्टार्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशनल की मैं बात करने वाली हूँ। कंडीशनल पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी है, आपने नहीं देखी तो जाके देखना, मैंने उसमें डिटेल में समझाया हुआ है। कंडीशनल मतलब फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है, ओपन कंडीशनल। एक तो जीरो कंडीशनल भी होता है जिसमें दोनों साइड मतलब प्रेजेंट टेंस ही होता है, यानी अगर आप पानी को गर्म करोगे तो उसमें उससे भाप निकलती है, तो ये मतलब जीरो कंडीशनल हो जाता है, ठीक है। तो कंडीशनल फर्स्ट क्या है, ओपन कंडीशनल होता है। इसमें क्या होता है, इफ क्लॉज के बाद अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट की बात करें, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल हो जाती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में एस या फिर ई एस का हम यूज़ कर देते हैं, राइट। और उसका जो मेन क्लॉज होता है वो होता है फ्यूचर में, यानी विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, नेवर यूज विल इन बोथ क्लॉजेस, दोनों क्लॉजेस में यूज़ नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल क्या है, इफ क्लॉज का अगर देखें तो सिंपल प्रेजेंट, विल इन, बोथ इन फ्यूचर, डू इट। इफ क्लॉज प्लस लॉटरी सॉलरी वी डिडंट मूव इन अ फ्यूचर, मतलब क्या कह रहा है, क्लॉज में क्या होता है ना, जो कंडीशनल फर्स्ट है उसमें एक साइड में हमें एग्जाम में क्या दिया होता है कि इफ़ के साथ में एक साइड में हमें इसमें भी फ्यूचर दिया होगा, एंड जो सेकंड क्लॉज है उसमें भी हमें फ्यूचर दिया होगा। जबकि ये क्या होगा, इफ़ के साथ में कभी फ्यूचर नहीं आता, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट का हमें यूज़ करना होगा, ठीक है। कुछ अगर मैं ऐसी बातें लिखूँ तो वो ये उग जाएंगी कि इफ़ के साथ में कभी भी विल का यूज़ कभी भी किसी भी सेंटेंस में नहीं होता। इफ़ हो जाए या वैन हो जाए, दो चीज़ें आती है, ठीक है। इफ़, वेदर, वैन, इन सब के साथ विल का यूज़ नहीं होता, इसके साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आता है। और सेकंड क्लॉज में क्या होगा, वो हो जाएगा फ्यूचर का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप 2 की, इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल हो जाता है, जो हम इमेजिन करते हैं। ये हो जाए एक साइड से पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर वेयर का यूज़ करते हैं, एक साइड से वुड की और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द वर्ब टू बी इज यूज्ड वेयर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। इफ क्लॉज मतलब पास्ट
सब्जेक्टिव हो जाता है वर या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ क्लॉज आई वुड एन एडजेक्टिव ड्यूरिंग दे आर अ जोन। मतलब अगर मैं इसका आप लोग को समझाऊं तो ये हो जाता है कि एक साइड में सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा हमारा, और सब्जेक्ट के बाद या तो फिर हमारा वर्ड आता है या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है, दोनों में से एक ही चीज़ आएगा, या तो ये या तो ये। एंड जो सेकंड क्लॉज होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद हमारा आता है वुड, कन्फर्म आता है वुड, एंड उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ही शी इट दे कुछ भी यूज़ हो वहाँ पे हमें वर्ब का ही यूज़ करना है। या तो फिर अगर हम जैसे प्ले है तो प्लेड ही यूज़ करेंगे हम, जंप है जंप्ड ही यूज़ करेंगे हम, ईट है तो एट ही यूज़ करेंगे हम, ईट का सेकंड फॉर्म एट यूज़ करेंगे अगर वर्ब आ रही है तो। और अगर कोई कुछ भी ही, अब ऐसा नहीं देखना आई वर होता है बट ही वर ही वॉज होता है, ऐसा नहीं है, उसमें हाइपोथेटिकल है तो उसमें हर जगह वो काश के सेंटेंस में आता है। जैसे कोई एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं नहीं, काश में राजा होता, ठीक है, तो उस सेंटेंस में हमेशा वर का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड कंडीशनल, ये है पास्ट अनफुलफिल्ड का होता है, मतलब ये पास्ट में ही होता है जो कि चीज़ें ना हुई हो। एक साइड होता है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक साइड होता है वो वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वुड हैव वर्कड हार्ड यू वुड हैव क्लियर द एग्ज़ाम। मतलब अगर तुमने मेहनत की होती तो तुमने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया होता, दोनों चीज़ पास्ट में होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है कि इसमें यहाँ पे वुड नहीं आता, इसमें साथ हैड वुड आता है, क्योंकि अगर तुमने पहले देखो इसमें भी दो चीज़ें हो जाती है, ठीक है। एक तो होता है पास्ट, एक होता है उसका भी पास्ट, इसका भी पास्ट, डबल पास्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। एक होता है इसका भी पास्ट और एक होता है पास्ट। तो ये जो इसका भी पास्ट होता है ना, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं हैड का, हैड प्लस में वुड का यूज़, ठीक है। और जो यहाँ पे है, एक सेकेंड, यहाँ पे हम करते हैं हैड का यूज़ और यहाँ पे करते हैं वुड हैव का यूज़, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कंडीशनल 3 में मेनली क्या क्या कहा जाता है कि इफ़ यू हैड वर्क हार्ड, अगर तुमने मेहनत की होती वुड हैव क्लियर द एग्ज़ाम, ठीक है। एक साइड में हैड आएगा, एक साइड में वुड हैव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 44 की बात करते हैं। वर्ब्स फॉलोइंग वर्ड जीरेंड, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी आईएनजी की फॉर्म आती है, ठीक है। वर्ड्स लाइक अवॉइड, माइंड, इंजॉय, पोस्टपोन, डिनाई, एडमिट, लुक फॉरवर्ड टू, यूज टू विथ हेल्पिंग वर्ब टेक अ जिरेंड। मतलब ये कभी भी ये वर्ड्स आ जाए, लाइक अवॉइड आ जाए ना, इसके बाद जो भी वर्ब आएगी ना वो हमेशा आईएनजी की फॉर्म में आएगी। एंजॉय, पोस्टपोन, डिनाइड, एडमिट, इन सब के साथ हमेशा आएगी। फॉर एग्जाम्पल आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट द ईयरशेफ, ठीक है। तो इसमें क्या है, फॉरवर्ड, ये देखो ये जो वर्ड है ना फॉरवर्ड, इसके बाद हमेशा आईएनजी की फॉर्म आती है। तो यहाँ पे मीट की जगह क्या हो जाएगा, मीटिंग हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट बात करती हूँ मैं 45 रूल की। सिंस एज अ टाइम कनेक्टर। सिंस क्या होता है, बिफोर सिंस प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, आफ्टर सिंस पास्ट, सिंपल पास्ट। एग्जाम्पल देखो, मैनी थिंग्स चेंज्ड सिंस ही हैज लेफ्ट द एकेडमी। मैनी थिंग्स चेंज्ड सिंस ही लेफ्ट द एकेडमी, क्योंकि इसके बाद सिंपल पास्ट आएगा। यानी सिंस से पहले, सिंस में क्या दो कनेक्टर हो जाता है कि सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, यानी हैज हैव का आप यूज करोगे, ठीक है। एंड देन आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज करोगे, राइट। तो ये हो जाता है सिंस। तो इससे पहले हम एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल एंड वॉइस नरेशन के। आर्टिकल क्या हो जाता है, ए एन बेस्ड ऑन साउंड्स नॉट लेटर्स, यूज एन ऑन अ वॉवल साउंड, मतलब ए से लेकर ई तक, ई नहीं आप अ तक डाल सकते हो, क्योंकि ए का भी साउंड होता है, ओ का भी साउंड आता है, ठीक है। इसमें जितने भी, अगर मैं इसमें वॉवल में बताऊँ, आ से लेकर ये डबल डॉट होता है ना यहाँ तक, अगर ये है तो इनके साथ एन का होगा अगर ये साउंड आए तो, ठीक है। और अगर वही क से लेकर या तक का साउंड आ रहा है तो वहाँ पे ए का यूज़ करते हैं। और द का यूज़ होता है जब कोई स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जांपल ही इज़ अ ऑनेस्ट ऑफिसर। ऑनेस्ट क्या, ओ ये आ रहा है ना ऑनेस्ट, तो ही इज़ एन ऑनेस्ट ऑफिसर, क्योंकि सब इसको हॉनेस्ट पढ़ते हैं, जबकि तब इसमें ह का साउंड आता है, जबकि ये गलत है क्योंकि यहाँ पे एच साइलेंट होता है, ऑनर होता है,
हॉनर नहीं होता, ऑनेस्ट होता है, हावर नहीं होता, आवर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहले अपनी प्रोनाउंसिएशन सही करनी होगी। दिस इज एन यूरोपियन। अब ई देखकर हमें ए आई ओ यू हमने याद किया होता तो हमें पता है कि ये वॉवल है, बट ये गलत है क्योंकि हम यहाँ पे यूरोपियन पढ़ते हैं, यूरोपियन नहीं पढ़ते। यहाँ पे ई का साउंड नहीं आता, यहाँ पे क्या आता है, ई का साउंड नहीं आता, यहाँ पे आता है यूरोपियन, या का साउंड आता है यू। तो ये क्या होता है, ही इज अ यूरोपियन। नेक्स्ट बात करते हैं, नो आर्टिकल बिफोर नेम्स, मटेरियल्स, मील्स और लगेजेस जर्नली। ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं। आई लाइक द गोल्ड, तो यहाँ पे द गोल्ड नहीं होता, आई लाइक गोल्ड, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। अगर ये गोल्ड स्पेसिफिक कर दे कि जैसे जो मिंत्रा के गोल्ड है या फिर जो टीरा के गोल्ड है, मिंत्रा तो नहीं है, मिंत्रा तो नहीं शायद, मे भी नहीं, चलो टीरा के एग्जांपल लेते हैं, जो टीरा के गोल्ड है वो मुझे पसंद है, तो वहाँ पे हम दा का यूज़ करें क्योंकि मैंने स्पेसिफिक कर दिया कि मुझे टीरा के गोल्ड पसंद है, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर द गोल्ड फाउंड इन दीज माइंस ऑफ द हाई क्वालिटी, राइट। तो अगर आप इसे स्पेसिफिक कर देते हो किसी के नाम से या किसी ब्रांड से, तब आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, वैसे नहीं करना है। हैबिचुअल एक्शंस और यूनिवर्सल ट्रूथ, डू नॉट चेंज द टेंसेस इन डायरेक्ट स्पीच इवन इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट। मतलब क्या कह रहा है, द टीचर सेड द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। मतलब टीचर क्या कह रही है कि जो अर्थ है ना वो अपने एक्सेस पर हमेशा रोटेट करती है। सबको पता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूरज उगता है, ठीक है, सुबह उगता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। अर्थ जो है वो अपने एक्सेस पर रोटेट हमेशा करती रहती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जबकि अगर हमें इसे मतलब अगर इसे हमें एक्टिव से पैसिव में बनाना होता है या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा, फिर भी हम इसे चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ कोई सा भी हो वो चेंज नहीं किया जा सकता। तो जो टीचर सेड दैट द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, इतना हम सेम टू सेम लिखेंगे एज इट इज़, ठीक है। ये जो ये लाइन्स है ना जो एज इट इज़ है वो एज इट इज़ हम लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पैसिव वॉइस की, डज नॉट चेंज द ट्रूथ अनलाइक नरेशन एक्टिव टू पैसिव कन्वर्सेशन बट इज T+V3। मतलब ही इज sang अ सॉन्ग इज sang बाय हिम। ये वैसे मैं आप लोगों को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं एक वीडियो में अच्छे से कवर करूँगी, बट यहाँ पे इतना समझ लो कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कैसे बनता है। जो एक्टिव क्या होता है ना, जब उसका जैसे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, इसका जो पैसिव बनता है ना वो बन जाता है पहले ऑब्जेक्ट आएगा एंड देन वर्ब आएगी एंड देन सब्जेक्ट आएगा। अब मैं इसे रेड कलर में करके बताऊँ तो एक्टिव हो जाएगा एंड ये पैसिव हो जाएगा। एक्टिव क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और जो पैसिव हो जाता है ना वो हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस में वर्ब एंड देन सब्जेक्ट, चेंज हो जाता है। तो ही इज sang अ सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ पे क्या हो जाए सबसे पहले अ सॉन्ग आएगा, इज संग, क्योंकि ये वर्ब की तरह। पैसिव में क्या होता है ना, कोई भी चीज़ पैसिव में जाएगा तो वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। सिंग का क्या हो जाएगा, संग, बाय यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हम पैसिव बता रहे हैं, क्योंकि उसके द्वारा का होता है ना, वो सॉन्ग उसके द्वारा गाया गया, तो ही का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस हिम, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन टैग की। मैंने एक क्वेश्चन इसका भी डाल दिया क्योंकि क्वेश्चन टैग कई बार एग्जाम इंपॉर्टेंट है। मैं ये बता रही हूँ कि एक क्वेश्चन आता है, बट ये हर शिफ्ट में आ जाए, हर दिन आ जाए, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे और आपका 2 दिन एग्जाम है, उसमें टोटली 6 शिफ्ट होंगी, तो उसमें से 2 शिफ्ट में 100, 2 से 3 शिफ्ट में ये 100% आएगा, बट आपकी शिफ्ट में आता है या नहीं ये तो फिर अलग बात है, बट आप करके जाना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और बहुत ईजी होता है। क्वेश्चन टैग में क्या होता है, कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है ना तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनता है ना वो हमेशा नेगेटिव बनता है, और कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट है तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, इज ही एन एयरमैन, इज ही, वो एयरमैन है क्या, तो ये गलत हो जाएगा। ये ना का सेंटेंस होता है ना, तो जैसा हम हिंदी में बोलते हैं ना, तूने खाना खाया है, अब वो ऐसी है ना, फिर उसको वो ऐसी है ना, हम ऐसा बोलते हैं ना, वो गंदी है ना, फिर हम पूछते हैं ना, वो है ना मतलब ना आया ना क्या है, नेगेटिव है ना, तो अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसका हम नेगेटिव लेकर जाते हैं। ही इज एन एयरमैन, इजंट ही, क्योंकि यहाँ पे एंट का यूज हम कर देते हैं, मतलब नॉट का। ही इज एन एयरमैन, इजंट ही,
ही का एज इट इज़ रहने देंगे, बस इसका इजेंट हो जाएगा। जो भी है, वर का है वरेंट, वर है तो वरेंट हो जाएगा, वॉज है तो वॉजेंट हो जाएगा, ठीक है। विल है तो वॉन्ट हो जाएगा, शैल है तो शैंट हो जाएगा। तो इस टाइप से हो जाता है। वो मैं आपको एक वीडियो में ऐसी भी लाऊंगी जिसमें क्वेश्चन टैग इजीली करवा दूंगी। तो ये थे मेरे टॉप 50 जो कि मैंने बहुत मुश्किल से लेकर आई थी। मैंने मेरे सारे नोट्स हैं, मैंने एक एक चीज़ें कलेक्ट करके तब ये टॉप 50 रूल्स बनाए थे। ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोस अपलोड की हुई है, एक टॉप 20 की, एक टॉप 15 की, फिर 15 के, और आज ये टॉप 20 फिर से हो जाएगा। तो टोटली मैंने अभी तक आपको 50, 60, 70, टोटली अभी तक मैंने आपको 70 रूल्स दे दिए। इसके बाहर भाई नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं आएगा इसके बाहर इंग्लिश में, ठीक है। ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर सिर्फ इतनी है। बस ये है कि इसमें मैंने एग्जांपल्स कम रखे हैं, एक एक एग्जांपल रखा है सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स रखूँ या डिटेल में समझाऊँ। आपने मेरी प्रोनाउन वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लेना। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारी चीज़ें मैं एक स्पेसिफिक वीडियो में डिटेल में भी समझाने वाली हूँ, ठीक है। ये मेरा ओवरव्यू था कि ताकि आपको जो जो चीज़ें पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। हम लोग बड़ी चीज़ें तो बहुत बारी कर लेते हैं, बट जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं या जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि टीचर्स उतनी बारीकी से नहीं करवाते हैं। तो इसलिए ये मेरे सारे नोट्स थे। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर देना। कुछ और टॉपिक हो या किसी और चीज़ों पर वीडियो चाहिए हो तो वो भी बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।